नमस्कार दोस्तों। 23 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे उनकी रिवीजन हम जल्दी से कर लेते हैं। देखिए, 23 जनवरी में जो आर्टिकल्स थे उसमें से सबसे पहले ये आर्टिकल आया था रोहिंग्या का। रोहिंग्या का इशू आपको पता होगा, म्यांमार के अंदर में रोहिंग्या की जो जिसको कहते हैं वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ऐसी कम्युनिटी है जिनका प्रोसिक्यूशन किया गया है, यानी इनका ऑपरेशन किया गया है। तो अभी का क्या इशू था? अभी देखिए, एक इशू था, इन पर आरोप, रोहिंग्यास पर आरोप लगा था कि उन्होंने म्यांमार की एक मिलिट्री पोस्ट पर अटैक किया और जिसमें म्यांमार के मिलिट्री के जो जवान थे वो मारे गए। तो इसी के एवज में अब म्यांमार की मिलिट्री ने एक ऑपरेशन चलाया हुआ है रोहिंग्यास के खिलाफ में, और जिसके तहत काफ़ी आरोप लगा है कि म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने पूरे के पूरे गांव तबाह कर दिए हैं और काफ़ी एक्सोडस यानी माइग्रेशन देखने को मिल रहा है रोहिंग्यास का म्यांमार के अंदर से, यानी बाहर जा रहे हैं वो, म्यांमार से बाहर जाके दूसरे देशों में वो जाना चाह रहे हैं। तो देखिए, अगर रोहिंग्यास की बात करें तो 1982 में एक सिटीजनशिप एक्ट पास किया गया था म्यांमार के द्वारा, जिसमें इनको रोहिंग्यास को सिटीजनशिप से वंचित रखा गया था, और जो एक सिटीजन को फैसिलिटीज़ मिलती हैं म्यांमार के अंदर में, वो फैसिलिटीज़ रोहिंग्या को नहीं मिल रही है। अब म्यांमार आरोप लगाता है कि रोहिंग्यास हैं, ये बंगाली पीपल हैं और म्यांमार में पहले नहीं रहते थे। अंग्रेज जब म्यांमार में आए और उन्होंने प्लांटेशन वगैरह स्टार्ट करी, तब रोहिंग्यास म्यांमार में आके रहने लगे, जबकि यह बात बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जब ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया अराकान स्टेट को 1823 में, उससे पहले भी जो रोहिंग्यास थे वो म्यांमार में रहते थे। चलो एक बात मान भी ली जाए, चलो मान लिया हमने कि जो रोहिंग्यास हैं वो म्यांमार के नहीं हैं, उसके बाद में भी आप देख लीजिए बांग्लादेश भी तो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। तो या तो अगर देखिए, अगर पहले से जो रोहिंग्यास हैं म्यांमार में नहीं रहते थे तो इसका मतलब तो ये बांग्लादेश से आए थे, लेकिन बांग्लादेश कहता है ये हमारे देश के भी नहीं है, तो है कहाँ के ये? तो इस वजह से ये तो अब स्टेटलेस पीपल हो गए हैं, कोई भी देश इनको अपनाने से मना कर रहा है। अब देखिए, इस सारे घटनाक्रम के बाद में बहुत ऑपरेशन हुआ इनका, और गवर्नमेंट मानने को तैयार भी नहीं है कि किसी प्रकार का जीनोसाइड या फिर रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है। पूरे गांव तबाह कर दिए गए, वुमेन्स को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया, ट्रैफिकिंग इनकी स्टार्ट हो गई। और अब जो उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था वहाँ के, जो पहले आर्मी रूल था उनके विरुद्ध लड़ने के लिए, जिनका नाम है सूकी, अब देखिए इनको शांति के लिए पुरस्कार मिला था, तो इनको तो कम से कम कुछ बोलना चाहिए इस प्रकार से हो रहे अत्याचार पे, क्योंकि अब तो उनकी सरकार भी है, वो खुद भी फॉरेन मिनिस्टर हैं। यह बात बिल्कुल सच है, हालांकि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन अभी भी डिफेंस, बॉर्डर अफेयर्स और होम अफेयर्स पर आर्मी का कब्जा अभी भी है, और इवन 1/4 जो सीट्स है वहाँ पर अभी भी आर्मी के लिए रिजर्व्ड हैं। लेकिन फिर भी बिल्कुल तरह से चुप रहना और इवन एक्नोलेज भी ना करना कि वहाँ पे अत्याचार हो रहा है रोहिंग्यास के खिलाफ में, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनको शांति के लिए पुरस्कार मिल चुका है। तो उनसे इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है, कम से कम उनको तो इनजस्टिस के खिलाफ में बोलना चाहिए। और सुकई ने जो थी वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर अभी भी हैं, इन्होंने एक एडवाइजरी कमीशन का गठन किया, कोफी अन्नान जो कि पूर्व में सिक्योरिटी जनरल है उनकी अध्यक्षता में। देखिए, उम्मीद तो यह की जा रही थी कि यह कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगा उनके खिलाफ में, रोहिंग्यास के खिलाफ में हो रहे वायलेंस को, लेकिन बाद में यह पता लगा सिर्फ यह तो एक तरह से उन रोहिंग्यास की डेवलपमेंट और रिकॉन्सिलेशन की तरह है। तो किस प्रकार से बिना जस्टिस के वहाँ पे रिकॉन्सिलेशन लाई जा सकती है? तो पहले तो कम से कम उनके खिलाफ में हो रहे इनजस्टिस को पहचानना पड़ेगा। अब देखिए, क्यों रोहिंग्यास की प्रॉब्लम की तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि पहला तो ये है कि जो वेस्टर्न पीपल हैं वो बिजी हैं अपने सीरिया के अंदर में, वेस्टर्न कंट्रीज जो सीरिया के अंदर में हो रहे इंस्टेबिलिटी और सीरिया से हो रहे माइग्रेशन की तरफ ज़्यादा बिजी हैं। यूएस किस मुंह से सूकई का विरोध करे? यूएस काफ़ी सालों तक म्यांमार का इस बात को लेकर विरोध करता रहा कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। अब डेमोक्रेसी आ गई तो यूएस किस प्रकार से उनका विरोध करे? इवन अब यूएस को यह भी डर लगता है कि म्यांमार का एक लेवल के बाद में जब वो विरोध करेंगे तो म्यांमार इनके पाले में, चाइना के पाले में जाकर खड़ा हो जाएगा, और यह अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। इसलिए यूएस भी इस बात का, म्यांमार रोहिंग्यास को लेकर म्यांमार का विरोध नहीं करता, उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट नहीं करता। यूएन तो आपको पता ही है कि आजकल पावरलेस है, कुछ खास ठोस डिसीजन यूएन में आता नहीं है। और इवन एक मीटिंग हुई थी यूएन में बंद कमरे में रोहिंग्यास को लेकर, जिसको लेकर चाइना ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो म्यांमार का इशू है वो उनका इंटरनल मैटर है। रीजनल प्लेयर्स जैसे कि चाइना का अगर केस लें तो देखिए, चाइना ने थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि चाइना तो सिर्फ इतना चाहता है कि वहाँ के जो म्यांमार के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वो एक्सप्लॉइट कर सके,
और इसीलिए चाइना सिर्फ म्यांमार के जनरल जो आर्मी जनरल्स हैं उनके साथ में दोस्ती बनाकर रखना चाहता है और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को अपॉइंट करना चाहता है। और बात हमारी करें इंडिया की, तो हमने भी देखिए एक लेवल के बाद में प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि म्यांमार काफ़ी हमारा साथ देता है नॉर्थ ईस्ट से इंसर्जेंसी को कर्ब करने के लिए। तो हमें भी ये लगता है कि हम म्यांमार का विरोध करेंगे तो हमारे लिए जो म्यांमार है फ्यूचर में फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा, और हमें जो सहायता अभी देता है नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स हैं उनको कर्ब करने में और सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक करने में वो नहीं करेगा फ्यूचर में, इसलिए हम भी विरोध नहीं करते। देखिए रोहिंग्याज इसी को टैकल करने में पहले तो हमारी जो पास्ट रिकॉर्ड है काफ़ी ठीक रहा है, हमने काफ़ी रोहिंग्याज को एकोमोडेट भी किया है, लेकिन अब हमने अपनी पॉलिसीज चेंज कर ली है। वैसे तो देखिए हम 1951 जो यूएन का रिफ्यूजी कन्वेंशन है, हमने ये कन्वेंशन साइन नहीं करी और ना ही इसका प्रोटोकॉल साइन किया, लेकिन अब हम इनको वापस भेजने लगे हैं रोहिंग्याज को। इवन कुछ को तो हम जो इलीगल हमारे देश में आ जाते हैं उनको हम जेल भी भेजने लगे हैं। तो एक तरह से हमारी पॉलिसी में बदलाव है। हमारा एक न्यू बिल आया है सिटीजनशिप बिल के लिए 2016। इसमें देखिए 5 ऐसी कम्युनिटीज़ जिनका नाम है, यहाँ पे देखिए, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस। ये 5 कम्युनिटीज़ जो कि हमारे पड़ोसी देशों में रहती हैं और वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, अगर ये हमारे इंडिया में आती हैं तो हम इनको इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कहेंगे। तो लेकिन इसमें मुस्लिम का नाम शामिल नहीं है, तो इस तरह के आरोप लगते हैं कि जो नया बिल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016, ये हमारे सेकुलरिज्म मॉडल के खिलाफ में है। तो हमें इस पर एक्ट करना चाहिए। हमें इस पर क्यों एक्ट करना चाहिए? क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ा तो रीज़न ये है कि अगर हम इस पे एक्ट करते हैं तो स्टेबिलिटी आएगी पूरे रीजन में, जो कि हमारे लिए ही फायदेमंद है। अगर ये रोहिंग्याज की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो उन रोहिंग्याज में रेडिकलाइजेशन आ सकता है, जिससे वो फ्यूचर में हमारे देश में भी टेरर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। तो हमें एक क्रिएटिव डिप्लोमेसी की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है एक स्पेशल एनवॉय डिप्लॉय करने की, जो कि सारे स्टेक होल्डर्स जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और रोहिंग्याज, इन सब से बात करेगा और एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। तो ये पूरा आर्टिकल था रोहिंग्याज से रिलेटेड। अगला जो आर्टिकल है सिविल सर्विस रिफॉर्म से रिलेटेड है। 2 आईपीएस ऑफिसर्स और 1 आईएएस ऑफिसर्स को कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी गई। ये दी गई ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के हिसाब से, जिसमें अगर किसी ऑफिसर की एज 50 साल हो जाती है या फिर 25 साल की उम्र उनकी 25 साल की सर्विस उनकी हो जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है उनकी नौकरी के परफॉर्मेंस के हिसाब से कि आगे रिव्यू कर सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है। तो अब उनकी ये 2 कंडीशंस को फुलफिल वो कर रहे हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिव्यू किया उनकी सर्विस का और उनको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया। तो देखिए ऐसा ही एक फैसला इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था 40 साल पहले, लेकिन वो ठोस नहीं था। अब ये कहते हैं कि आईएएस ऑफिसर ऐसा क्यों करते हैं, जबकि इतने सारे पक्ष इनको मिलते हैं, प्रमोशन भी इनको मिल जाती है रेगुलरली अगर सर्विस पे कोई दाग ना हो, और पेंशन भी अच्छी खासी मिलती है। अगर सर्विस पे कोई दाग नहीं हो तो मैक्सिमम 1,12,500 रुपये की 1 महीने में पेंशन मिल जाती है। फिर भी आखिर ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 10% लोग हैं वही अपनी नॉलेज को अपडेट यानी टाइमली वो अच्छे से काम कर पाते हैं और बाकी सारे निठल्ले हो जाते हैं। तो देखिए बात ये कहते हैं कि आईपीएस का एक एग्जांपल देते हैं कि आईपीएस आज एक फोर्स बन के रह गई है और पहले इसको एक सर्विस के रूप में माना जाता था। तो उसके बाद में आता है कि जो ये ऑफिसर्स होते हैं, कुछ अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनमें वो जो आज अच्छे से काम करते हैं, लेकिन अधिकतर जो हैं वो एक तरह से बस पैसों के लिए सर्विस करते हैं। और उसका एग्जांपल ये रीज़न ये देते हैं कि बहुत सारी पोस्टिंग्स ऐसी होती है सर्विसेज के दौरान में जो कि वहाँ पे कुछ काम ही नहीं होता, यानी दिन में सिर्फ 2-3 घंटे काम करना पड़ता है, तो उनको खाली बैठने की आदत हो जाती है। यह सिर्फ एक एग्जांपल आईएएस ऑफिसर का नहीं, यह आईपीएस में भी होता है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी ऐसा होता है। और शुरू में तो देखिए कुछ ऑफिसर तो ऐसे होते हैं जो शुरू में ही रिश्वत लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक जो सिस्टम उनको फोर्स करके रिश्वत लेना सिखा देता है, तो वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तो अब लेकिन एक एग्जांपल ये देते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट का अगर डीएम या एसपी करप्ट होगा तो उनसे जूनियर ऑफिसर से क्या ही एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। तो ये अच्छा रिफॉर्म जो इनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दी गई है, ये अच्छे रिफॉर्म की शुरुआत है और उम्मीद की जाती है कि गवर्नमेंट आगे भी ऐसा ही करेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोड़ा अटका सकती है वो है जुडिशरी इन सब चीज़ों में अपनी बाधा लगा सकती है। तो हमें ये भी चाहिए कि जब भी कोई इस तरह की गवर्नमेंट रिफॉर्म लाने की कोशिश करती है तो जुडिशरी उनको आईएएस ऑफिसर को सपोर्ट करती है और केस चलता रहता है। तो लॉ मिनिस्ट्री को अब
ट्रिब्यूनल्स यानी जुडिशरी से भी एक तरह का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहिए और जल्द से जल्द जो केसेस हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जा सके ऑफिसर्स को कि इधर यू मेंट योर वेज और यू विल नॉट बी, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आगे देखिए डोनाल्ड ट्रंप का आर्टिकल है ये। तो अब डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है किस तरह की बातें करते हैं। प्रोटेक्शनिज्म वो कहते हैं कि बाहर की कंपनीज को मैं अपने देश में नहीं आने दूंगा। और 1930 की डिप्रेशन की बात है, ग्रेट डिप्रेशन यानी इकोनॉमी में डिप्रेशन आया था 1930 में। तब ये साबित हो गया था जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज होती हैं, यानी अगर आप किसी दूसरे देश के साथ, दूसरे देश के विरुद्ध में अगर ट्रेड को आप मना करते हो तो इससे बल्कि ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये 1930 के रिसेशन से साबित हो गया था। उसी के बाद में गैट, GATT और WTO आया था फ्री ट्रेड के लिए। तो अब देखिए यूएस मना करता है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है, यानी जो अभी फिलहाल की वर्ल्ड की इकोनॉमी जिस प्रकार से एक्ट कर रही है उसको उनसे बल्कि नुकसान हो रहा है। तो बात यह उठती है, ये वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका द्वारा ही तो इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन अब अमेरिका जिस प्रकार से इस वर्ल्ड ऑर्डर से पीछे हट रहा है तो चाइना को इससे फायदा होगा। अब चाइना के पास में एक मौका है कि वो आए और वर्ल्ड की लीडरशिप ले और जो रोल है वर्ल्ड की सुपर पावर का उसका रोल निभाए। और बाकी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमें पता है, जिस प्रकार से ईरान के खिलाफ में न्यूक्लियर डील का उन्होंने विरोध किया, तो देखिए इससे फ़ायदा ही होगा, क्यों विरोध किया। और यूरोप भी ट्रंप के इस प्रकार की बातों से क्या होगा, जो ट्रंप के अभी फिलहाल के एलाइज हैं, जैसे जिस प्रकार से यूरोप और इवन इंडिया, क्योंकि अब ट्रंप यानी अमेरिका अब सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेगा अपने एलाइज को, तो वो अपने अपने डिफेंस पर खर्चा करेंगे। और ईरान के साथ में अगर यूएस ने डील निरस्त कर दी तो ईरान भी न्यूक्लियर वेपन्स को कैप्चर करेगा और मिडिल ईस्ट में भी एक तरह से जो है इंस्टेबिलिटी आएगी। तो इस पूरे रीजन में अब अमेरिका के पीछे हटने के बाद में और ज़्यादा डिसेबिलिटी और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी और सभी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अपने अपने डिफेंस खर्चे को बढ़ाएगी। और एक और आगे जो आर्टिकल था वो आपको याद होगा आर्मी के ऑर्डरली सिस्टम पे था, जिस प्रकार से ऑफिसर्स का काम करना पड़ता है जवानों को, उससे लेकर था। और कहते थे कि देखिए ये ब्रिटिश जो ईरा थी, ब्रिटिश टाइम की यह प्रथा थी जो आज भी चल रही है। इवन ब्रिटिशर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में इसे ख़त्म कर दिया। तो काफ़ी सारी कमेटीज़ आई, इवन जो हमारे पूर्व में डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंटनी, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया। और 2 कमेटीज़ आई थी जिनके सजेशंस 2 मुख्य थे, जिसमें एक में तो कहा गया था कि इसका नाम बदल दिया जाए और इस सिस्टम का नाम बदल के सहायक सिस्टम रख दिया जाए। लेकिन नाम बदलने से होगा क्या? दूसरा ये सजेशन दिया गया था कि जो जवानों की बजाय जो कॉम्बेटेंट जवान्स हैं, प्रोफेशनल जवान्स हैं, जिन काफ़ी डिमोटिवेट होते हैं इस बात के लेकर के कि वो लड़ने आए हैं, देश की सुरक्षा करने आए हैं और उनको अपने ऑफिसर्स का काम करना पड़ता है, जैसे कि उनके कपड़े धोना, बूट पॉलिश करना, तो उनकी जगह में सिविल जो बंदे हैं उनको रखा जाए। तो इससे भी देखिए खर्चा बढ़ेगा, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अंत में सॉल्यूशन यही निकलता है कि जो ऑफिसर्स हैं उनको अपना काम खुद करना चाहिए और यही एक सॉल्यूशन है, और जो प्रोफेशनल जवान्स हैं उनसे अपना काम नहीं करवाना चाहिए। आगे 25 जनवरी के आर्टिकल्स हैं। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, किसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक ये जो द्रविडियन मूवमेंट है, जलीकाटू से रिलेटेड जो मूवमेंट थी जिसने काफ़ी एग्रेसिव रूप धारण कर लिया था, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल था। ये कहते हैं कि जो द्रविडियन मूवमेंट है जो पूर्व में चली थी हमारे आज़ादी से पहले, जो पेरियार ने चलाई थी, सेल्फ जस्टिस मूवमेंट और एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी थी, तो उसके बाद में उसकी लिगेसी आज भी देखने को मिलती है और इस जलीकाटू मूवमेंट में उसके अंश देखने को मिले। तमिल शोविनिज्म यानी उग्र राष्ट्रवाद है वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है और इस पूरी मूवमेंट में एंटी दिल्ली मूड देखने को मिला कुछ लोगों में। और प्रभाकरन जो लिट्टे के लीडर थे, LTTE श्रीलंका में जो अलग देश की मांग करता था तमिलियंस के लिए, उनके पोस्टर लहराए गए और सेसेशनिस्ट स्लोगन्स यानी तमिलनाडु को एक अलग तमिललैंड बनाया जाए इंडिया से अलग होकर, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिली। तो ये कहते हैं कि देखिए काफ़ी सारे ये पॉइंट्स जलीकाटू से रिलेटेड, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। जलीकाटू से रिलेटेड एक मिडल पाथ देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए जिसके लिए हमारे लीडर्स तैयार नहीं हैं। इवन कुछ लोगों ने तो इस जलीकाटू को मूवमेंट को एक तमिल स्प्रिंग का नाम भी दे दिया, इतने ज़्यादा वो उतावले हो गए। और देखिए शुरू में तो यह कहा जाने लगा कि ये जलीकाटू की मूवमेंट है, काफ़ी अच्छी मूवमेंट है और लीडरलेस मूवमेंट है, फिर भी काफ़ी शांत है, काफ़ी तारीफ इसकी हुई। लेकिन बाद में पता लगा किस प्रकार से इसने देश विरोधी रूप धारण कर लिया। तो ये देखिए ये ऐसी चीज़ है कि इस प्रकार से नहीं हो सकती। ज़रूर जिस प्रकार से एंटी दिल्ली, एंटी इंडिया मूड देखने को मिला इस मूवमेंट का, तो कहीं कुछ ऐसी इनविजिबल फोर्सेस हैं जिसने इस मूवमेंट को
बैक सपोर्ट प्रदान करी या फिर इंडोर्स किया, क्योंकि बिना किसी सहायता के कौन उन लोगों को वहाँ पर खाना प्रोवाइड कर रहा था, किसकी सहायता से वहाँ पे पूरी मूवमेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज वे में चल रही थी। तो पूरे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, कुछ ऐसे शख्स जो इस पूरी मूवमेंट को बैकअप दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इस एंटी इंडिया फिर एंटी दिल्ली रेटरिक के लिए। जो तमिलनाडु की जो एथनिक पॉलिटिक्स है वो पहले भी काफ़ी जो शोविनिज्म उस मूवमेंट में रहा है, चाहे आप द्रविडियन मूवमेंट का एग्जांपल ले लीजिए या फिर एंटी हिंदी के जो प्रोटेस्ट हुए थे पहले, जब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरे देश की लैंग्वेज को, ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी घोषित करने की बात थी, तब भी तमिलनाडु में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे हिंदी के खिलाफ में। इवन ये तमिल लैंग्वेज, तमिल सिनेमा और इनके पॉलिटिकल हीरोज़ को लेकर काफ़ी आप कह सकते हैं इमोशनल हैं, और यही इमोशंस देखने को मिले इस जल्लीकट्टू की मूवमेंट में। तो अब यही बात है कि जो ये पूरी मूवमेंट थी तो उसने एक तरह से तमिल आइडेंटिटी का रूप धारण कर लिया, और जो पहले उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिले, जैसे पहले एंटी हिंदी और काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन बाद में माइग्रेशन काफ़ी हुआ तमिलनाडु के अंदर में, तो एक तरह से ये सारा डाइल्यूट हो गई एंटी तमिल मूवमेंट थी। लेकिन अब इस जल्लीकट्टू से वो एक बार फिर से उफान आ गया उस मूवमेंट में, यानी जो एंटी दिल्ली रेटरिक है उसमें। तो वे फॉरवर्ड में यही है कि जो पॉलिटिकल एलिट्स इस मूवमेंट को यूज़ करना चाहते हैं, ये एक बहुत ही गलत संकेत है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता है और एंटी दिल्ली रेटरिक जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सेसेशनिस्ट पॉलिसीज तमिलनाडु के अंदर में आती है, तो तमिलनाडु इससे काफ़ी साल पीछे चला जाएगा। इससे और किसी को नहीं, हमारे देश को नुकसान होगा, तमिलनाडु को नुकसान होगा और वहाँ के लोगों को नुकसान होगा। तो ये पूरा आर्टिकल था। आगे ये फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड आर्टिकल है। ट्रंप किस प्रकार की पॉलिसी अपना सकता है आने वाले टाइम में, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, और हमें कैसे बिहेव करना है। देखिए, ये कहते हैं सबसे पहले तो हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। पहले अमेरिका और यूएसएसआर के खिलाफ में लड़ाई चलती थी, तो आज वही लड़ाई देखने को मिल सकती है अमेरिका और चाइना के बीच में। लेकिन आज वो समय नहीं है कि हम नॉन अलाइंड बन के रहें। आज स्थिति अलग है। आज देखिए, अब रशिया फिर से अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इवन जो यूएस की चाइना पॉलिसी है उसमें भी एक काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से अब यूएस में देख लीजिए, ताइवान को यूएसए और ताइवान को लेके किस प्रकार से ट्रंप ने जो वन चाइना की पॉलिसी है उसको साफ साफ चैलेंज किया। और भी काफ़ी ऐसे इस तरह के इंसिडेंट्स हैं जब ट्रंप ने चाइना का विरोध किया। तो अब जो ग्लोबल सिचुएशन है एक तरह से काफ़ी इनस्टेबल निकल कर आ रही है। और देखिए, नेशनलिज्म काफ़ी देखने को मिल रहा है, और कहा जाता है कि जो ट्रंप जैसे जो लीडर्स हैं, नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, अब यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ में इलेक्शन में जीत कर आएंगे। तो यह वही नेशनलिज्म है जिससे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। और काफ़ी सारी ऐसी पावर्स हैं जो स्टेटस को से डिससेटिस्फाई हैं, और वो नहीं चाहती कि इस प्रकार से जो सिचुएशन है वैसी ही रहे, और वो चेंज लाना चाहते हैं। लेकिन ये कोई भी डिफाइन करने में सक्षम नहीं है कि किस प्रकार का चेंज आना चाहिए। तो थ्यूसाइडस ट्रैप जो है उसमें फंस गई है। ये कौन सा ट्रैप होता है? जब देखिए, एक ऐसा कंट्री जो सुपर पावर को चैलेंज करने की कोशिश करता है तो वार की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से अब चाइना चैलेंज करने की सोच रहा है यूएस को, तो वार की संभावना है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो इस सिचुएशन में देखिए, इंडिया का हमने शुरू के आर्टिकल शुरू में जिक्र किया था। तो इंडिया देखिए अब खाली नहीं बैठ सकता। वही बात कि हमारी इकोनॉमी ने 1990 के बाद में काफ़ी तरक्की करी है, और बात वैसी नहीं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसे इंडिया ने पहले चलाई थी वैसे ही अब बिना अलाइनमेंट के रह जाए, क्योंकि अब इंडिया की सिचुएशन ऐसी नहीं है। और अब इंडिया का डायस्पोरा है वो भी काफ़ी मजबूत है यूएस में, और वहाँ की जो पॉलिसीज़ बनती है, इवन वहाँ के जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी हमारे जो डायस्पोरा है उसका काफ़ी योगदान है। और अब देखिए, इंडिया की भी इस पूरे इंस्टेबिलिटी से इंडिया को नुकसान हो सकता है। इवन यूएस का देख लीजिए एग्जांपल, तो आप देख लीजिए ट्रंप जिस प्रकार की बात करते हैं कि वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाएंगे और माइग्रेंट्स को हमारे देश में नहीं आने देंगे, तो इससे हमको भी नुकसान पहुंचेगा। जिसका एक एग्जांपल है H1 वीज़ा इशू रिजीम, जो हमारी IT कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर भेजते हैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में, उनको काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा और वो वहाँ नहीं जा सकेंगे। इवन एक और जो नई बात है, एशिया टू पिवट, जिस प्रकार से यूएस और इंडिया में नज़दीकियां बढ़ी थी चाइना को कंटेनमेंट को लेकर, अब अगर ट्रंप इस बात को लेकर पीछे हटते हैं तो हमारे और यूएस के रिश्ते जो एकदम एक प्रकार से अच्छे होने स्टार्ट हुए थे, वो भी उनमें एक तरह से आप कह सकते हैं था आ सकता है। और इवन अब जो यूएस और रशिया की दोस्ती बढ़ रही है, तो आप साफ साफ देख लीजिए
तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यूएस ने भी लेजिटिमेसी मान ली है तालिबान की, और तालिबान से रशिया की नज़दीकियां भी बढ़ी है। तो यह बात इंडिया के लिए खतरेमंद साबित है, क्योंकि हमारी जो दोस्ती है वो अफगानिस्तान के रजीम से है, तालिबान से हमारा कोई लिंक नहीं है। और अगर तालिबान आता है अफगानिस्तान के सत्ता में, तो हमारे वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल खतरे में हो जाएगी। इवन पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा, और साफ साफ हमारे लिए खतरे की घंटी है। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि देखिए, कोल्ड वार ने जो एक ऐसे ऑर्डर को जन्म दिया जो अभी पूरी तरह से अनडिफाइंड है, और सिर्फ इसको पोस्ट कोल्ड वार ईरा कहा जा सकता है। और इस ऑर्डर को समझने में अब हिस्ट्री से किसी तरह की हेल्प नहीं मिलती, और यह एज, ना तो ये एज ऑफ ग्लोबल हेजमेंट्स है और ना ही ये एज ऑफ मल्टीपोलरिटी है। तो अभी ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर है वो इवोल्व हो रहा है। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आगे 26 जनवरी के जो आर्टिकल्स हैं उनमें देख लीजिए। ये पहला आर्टिकल तो देखिए डोनेशंस को लेकर था, जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको देखिए कई तरह के डोनेशंस उनको मिलते हैं और ये डिस्क्लोज नहीं करते। इलेक्शन कमीशन के एक रूल के हिसाब से 20,000 से ऊपर जो डोनेशन इनको मिलता है वो इनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, लेकिन ये दिखाते ही नहीं। ये अपना डोनेशन इस प्रकार से दिखाते हैं कि ये कहते हैं हमें जो डोनेशन मिला सारा का सारा वो 20,000 से नीचे मिला, इसलिए इनको दिखाना नहीं पड़ता, उन बंदों के नाम नहीं दिखाने पड़ते जिनसे इनको डोनेशन मिला। तो यहाँ पे कुछ डेटा भी है, डेटा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो तो ठीक है। सिर्फ एक ये फिगर याद कर लो, 69%, यानी जितना डोनेशन मिला पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन्होंने कहा कि 69% सिर्फ हमें सिर्फ 31% मिला, वो 20,000 से ऊपर मिला, बाकी 69% 20,000 से नीचे मिला, इसलिए उन बंदों के नाम भी इनको दिखाने की जरूरत नहीं है पब्लिक डोमेन में। तो उसके बाद में बारी आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक CIC का डिसीजन आया कि RTI के तहत में पॉलिटिकल पार्टीज़ आनी चाहिए, लेकिन आज भी उस डिसीजन को पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नहीं माना। हालांकि देखिए ये एक टैक्स एग्जाम्पशंस इनको मिलती है, और इवन लैंड भी इनको मिलता है इनके हेडक्वार्टर के लिए, फ्री एयर टाइम मिलता है टीवी पर, तो स्टेट के रिसोर्सेज को ये यूज़ करते हैं, फिर भी ये RTI के अंडर में नहीं आते। तो इनको चाहिए कि अपने सारे डोनर्स की जो लिस्ट हैं ये पब्लिक डोमेन में डालें और अपनी वेबसाइट पर डालें, और इसके अलावा पब्लिक स्क्रूटिनी इससे हो, और ताकि एक ट्रांसपेरेंसी का माहौल आए। तो देखिए इसका एक सोल्यूशन ये भी देते हैं कि स्टेट फंडिंग जो है वो होनी चाहिए। अगर स्टेट फंडिंग देगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो करप्शन है वो काफ़ी कम होगा और ट्रांसपेरेंसी के आसार हैं वो बढ़ जाएंगे। और जो दूसरी ये बातें करते हैं कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी बनाई जा सकती है, जो पूरे इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग है उसको जो स्क्रूटिनी करेंगे और मॉनिटर करेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, तभी हमारा जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है वो बना रहेगा। आगे एक और एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल नहीं, आगे एक और आर्टिकल है। इस आर्टिकल में यह बात कही गई है कि क्यों जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी जो दोस्ती है काफ़ी अच्छी नहीं है यूएस के साथ में, और क्यों यूएस इनको दबा के रखना चाहता है। तो दबा के रखना चाहता है, यह बात तो किसी से छिपी नहीं है। आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इसके देख सकते हैं कि क्रीमिया को लेकर यूएस ने सैंक्शंस लगाए रशिया पर, और भी काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। इवन जॉर्जिया में मूवमेंट चलवाई, और इनके अभी डिप्लोमेट्स को हाल फिलहाल में एक्सपेल कर दिया था यूएस से। तो ये देखिए ये आर्टिकल क्या कहता था। इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आर्टिकल पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि देखिए ये कहते हैं कि पुतिन को दबा के रखना चाहते हैं, और अभी लेकिन सिचुएशन चेंज हो रही है। सिचुएशन इस प्रकार से चेंज हो रही है क्योंकि अब चाइना है वो इनकी बड़ी दुश्मन, इनके जो बड़ा इनको चैलेंज दे रहा है वो चाइना दे रहा है। तो इसीलिए ट्रंप ने रुख चेंज करते हुए और पूरी सिचुएशन को भांपते हुए रशिया के खिलाफ में, रशिया के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और अब क्योंकि ये बुद्धिमत्ता इसी में है, क्योंकि आप किसी बड़ी पावर को आप कंटेन करना चाहते हैं, उनको दबा के रखना चाहते हैं, तो आपको छोटी पावर्स के साथ में दोस्ती करनी ही होगी। तो इसीलिए अब रशिया के जरूरत पड़ेगी यूएस को, इसीलिए ये सारी की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और ज़्यादा अनसर्टेन हो रही है। इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा था नहीं, इसको बस आप पिछले आर्टिकल से लिंक कर लीजिए, इसीलिए सिर्फ एक स्लाइड इसकी रखी थी, बाकी के जो पॉइंट्स थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। अगली जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, वुमेन से रिलेटेड ये आर्टिकल था। आमिर खान की मूवी आई एक दंगल, जिसमें वुमेन रेसलिंग को काफ़ी बढ़ावा मिला और काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट के इशू को इसमें उठाया गया। और एक देखिए अब एक सिर्फ एक मूवी पूरी वुमेन्स की कंडीशन में सुधार ला देगी ऐसा तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, लेकिन एक चीज़ जो है उसमें वो जो आर्टिकल में एक बात का यूज़ करते हैं, वो जब महावीर फोगाट कहते हैं कि जो उनकी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो आगे से चूल्हा चक्के का काम नहीं करेंगी। लेकिन अब देखिए एक बार तो देखने को लगता है कि
वो एक काफ़ी एम्पावरमेंट का काम है कि वो चूल्हे चक्के का काम नहीं करेंगी। लेकिन एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा यहाँ पे उठता है कि अगर वो ये काम नहीं करेंगी तो उनको माँ को करना पड़ेगा, आखिरकार करना पड़ेगा तो वुमन को ही। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो वुमेन एम्पावरमेंट में है। ये बिल्कुल अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स से जो एक तरह से मोटिवेशन आया और स्पोर्ट्स ने एम्पावरमेंट दी वुमेन को, और ऐसा होना चाहिए, हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में वुमेन को एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यह उठता है, क्या अगर दो चार जो वुमेन हैं वो स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे निकल जाएंगी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि बाकी और वुमेन को भी मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन एक लेवल के बाद में ये वुमेन को एम्पावर नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका अमेरिका में देख लीजिए, जो विलियम्स बहनें हैं, सेरेना विलियम्स और जो वीनस विलियम्स हैं, ये कितने एक लेवल के बाद में वहाँ पे कितना वो सुधार कर पाई, अपलिफ्ट कर पाई जो वुमेन की कंडीशन है, ब्लैक वुमेन की कंडीशन है यूएस के अंदर में। ऑफकोर्स इसका क्वेश्चन एक लेवल के बाद में नहीं वो कर पाई, और यही सिचुएशन इंडिया में है। तो प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है डिवीजन ऑफ लेबर की। डिवीजन ऑफ लेबर यानी जो पहले यह डिसाइड किया गया था, जो आज भी वही चलता है, कि जो बाहर का काम है यानी जो पब्लिक स्फीयर है वो आरक्षित है मैन के लिए, और जो घर का काम यानी जो पर्सनल स्फीयर है वो आरक्षित है वुमन के लिए। यह सबसे बड़ी चीज़ है, वो वुमन की एम्पावरमेंट के लिए सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि देखिए वुमन काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं मैन की अपेक्षा में, लेकिन उनका काम काउंट नहीं होता। आप केस देख लीजिए जीडीपी में कितना ज़्यादा वो काम करती हैं, लेकिन वो काम काउंट नहीं होता। और इवन जो एग्रीकल्चर ले लीजिए, आप देख लीजिए कितनी एग्रीकल्चर में वो कम से कम 60-70% काम वुमन करती हैं, लेकिन ना तो जीडीपी में उनका काम काउंट होता, और इवन घर में भी उनको भूखा रखा जाता है। तो इस आर्टिकल का जो पूरा सार था, पूरा क्रक्स था, जिसे आप अपने ऐसे के रूप में भी यूज कर सकते हैं, वो यह था कि जो ये पूरा का पूरा जो सोशल ऑर्डर है वो रीओरिएंट होना चाहिए। यानी मैन को भी काम करना चाहिए घर का। जब मैन घर का काम करेगा और वुमन बाहर जाके काम करेगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लेगी, तब जाके वुमन में एम्पावरमेंट आएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि लेबर की पार्टिसिपेशन में भी वुमन का काफ़ी कम रोल है। आप देख लीजिए इवन 2004 में ये था 31%, और 2011 में ये घट के रह गया 24%। तो बढ़ने की बजाय जो वुमन का पार्टिसिपेशन है लेबर के अंदर में वो कम हो गया। तो यही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, इनका लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। और अगर अभी कुछ वुमेन काम करती हैं बाहर जाके तो भी उनको डबल जीओपार्डी हो जाता है। डबल जीओपार्डी कई बार ऐसा होता है कि वुमेन को दोनों तरह के काम करने पड़ते हैं, बाहर जाके काम करना पड़ता है जो ऑफिस का, और घर आके काम करना पड़ता है घर के लिए। तो बात यही है, सोशल ऑर्डर चेंज होना चाहिए, और जो मैन है उनको भी काम करना चाहिए जो घर का है वुमेन का। तो ये देखिए पूरा आर्टिकल था, इसमें तो आगे स्लाइड्स की ही नहीं क्योंकि ये तो आर्टिकल मतलब पूरा याद था, पॉइंट सारे कवर कर लिए, मतलब सारे के सारे जीडीपी का पॉइंट और सारे कवर हो गए। अच्छा आर्टिकल था, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसे आप अपने ऐसे में जरूर यूज कीजिएगा। आगे देखिए, एक चंद्रबाबू नायडू कमेटी की रिपोर्ट आई थी। चंद्रबाबू नायडू की कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि वो इसलिए थी, चंद्रबाबू नायडू कमेटी की थी, वो डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए, इवन जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे जनता। तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस में 2-3 पॉइंट कहे, और उन्होंने कहा कि आप 50,000 से ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं कैश में, उन पे आप टैक्स लगा दीजिए। और एक और बात उन्होंने कही कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप इंसेंटिवाइज कीजिए, यानी कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी उन्होंने अपनाई कि आप 1,000 रुपये दे दीजिए जिन लोगों के पास में मोबाइल नहीं है, जो बीपीएल में आते हैं, अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं भरते, गरीब लोगों को स्मार्टफोन के लिए आप 1,000 रुपये दे दीजिए ताकि वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकें। तो कैरेट एंड स्टिक की ये पॉलिसी है। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। अभी आप इस तरह की पॉलिसी अपनाने की बात कहते हो, लेकिन अभी भी इतने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में अकाउंट्स भी नहीं हैं, जिनके पास के बैंक अकाउंट्स भी नहीं हैं। दूसरी बात, आप फोकस कीजिए सिक्योरिटी पर। डिजिटल पूरा का पूरा सिस्टम आप डिजिटल बनाने जा रहे हो, लेकिन सिक्योरिटी अभी भी अच्छी नहीं है, तो आपको सिक्योरिटी की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। और एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो यह था कि, और सिक्योरिटी के अलावा दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो है एक्सेसिबिलिटी। अगर गांव में एटीएम नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को 10 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है अपने पैसे निकलवाने के लिए या फिर कुछ भी लेन देन करने के लिए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की ज़रूरत है, बाद में आप इस तरह की स्कीम्स को चला सकते हैं। तो यह चंद्रबाबू की कमेटी पर एक टिप्पणी थी। उसके बाद में आर्टिकल्स आते हैं 27 जनवरी के। यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें आईडीबीआई ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया गया था इस आरोप में भी कि उन्होंने जब विजय माल्या को लोन दिया था तो ड्यू डिलीजेंस का जो प्रोसीजर जो फॉलो करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया।
इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए, जैसे कि सेबी ने किंगफिशर को बैन कर दिया। और ऐसा सेबी ने कहा, जो सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ जो ये है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज वाले से भी जो इन्होंने कहा कि देखिए जो ये आईडीबीआई के प्रमोटर्स हैं या फिर किंगफिशर के जो प्रमोटर्स थे, सॉरी आईडीबीआई के जो ऑफिशियल्स हायर ऑफिशियल्स हैं और जो किंगफिशर के प्रमोटर्स थे, जो बड़े प्रमोटर्स जैसे कि विजय माल्या, ये आगे जाके किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी या फिर डायरेक्टर नहीं बन सकते, ऐसा सेबी ने कहा। ऊपर से एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, इन्होंने भी अलाउ किया कि जो 17 बैंक का कंसोर्टियम है ये अपने 6200 करोड़ रुपए वसूल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे मेजर्स लिए गए आईडीबीआई ऑफिशियल्स के खिलाफ में, और कुछ रूल्स लाए गए सेबी के खिलाफ, सेबी की तरफ से। तो वे फॉरवर्ड क्या कहता है इस आर्टिकल का? वे फॉरवर्ड ये कहता है कि देखिए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बैंक का बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो बैंक के डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने लोन दिए अंधाधुंध, और अब वो लोन कन्वर्ट हो गए हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में। तो अब ये अच्छा कदम है जो चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा सिग्नल भी जाना चाहिए कि जो सही लोन दिए जाते हैं बैंक्स के द्वारा उस पर सरकार कुछ नहीं कहेगी। नहीं तो देखिए ऐसा होगा कि जो लोन अभी दिए जाते हैं बैंकर्स के द्वारा वो लोन नहीं देंगे डर के मारे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर हम लोन देते हैं, अगर कुछ कल को जाके वो लोन फेल हो जाते हैं तो इससे हमारा ही नुकसान होगा, इसलिए वो लोन देना कम कर देंगे। तो अगर वो लोन देना कम कर देंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर लोन देना बंद करेंगे तो प्राइवेट कंपनीज के पास में पैसा नहीं होगा और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं इस्टेब्लिश करेंगे और एक्सपेंशन नहीं आएगा, तो इससे हमारी ग्रोथ रेट प्रभावित होगी। और पहले ही आपको पता है नोटबंदी के कारण में इस प्रकार की स्थिति अब पैदा है कि मार्केट में जो है जॉब्स काफ़ी लॉस देखने को मिल रहा है। एक और जो ये पॉइंट कहते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 13(1)(d), तो इसमें भी देखिए एक प्रकार का अब ये इशू है, गवर्नमेंट इसको हटाने की बात। इस आर्टिकल में ऐसा था कि अगर किसी सरकारी एम्प्लॉई के काम से अगर या तो उसको फ़ायदा पहुंचता है या फिर उसके साथी को, और उसके किसी काम से गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचता है, तो उसके खिलाफ में सरकार कार्रवाई कर सकती है। तो यह काफ़ी सब्जेक्टिविटी इस एक्ट में रहती है, और कई बार ऑनेस्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हरासमेंट के लिए इस एक्ट का यूज किया जाता है। आगे देखिए जो आर्टिकल है वो सीरिया इशू से रिलेटेड है। सीरिया इशू को लेके अस्ताना कजाकिस्तान में अभी फिलहाल एक वार्तालाप हुई, नेगोशिएशन हुई 3 कंट्रीज़ के बीच में, ईरान, रशिया और टर्की। ईरान और रशिया एक साइड थे, टर्की दूसरी साइड थे। ईरान और रशिया और टर्की के बीच में एक प्रॉक्सी वार वहाँ पे चल रहा है, यानी रशिया और ईरान सपोर्ट करते हैं जो वहाँ पे सीरिया की गवर्नमेंट है यानी असद को, और टर्की सपोर्ट करता है जो रिबल्स हैं यानी जो असद को हटाना चाहते हैं उनको। और इससे भी ज़्यादा कई बार टर्की पर आरोप लग चुके हैं कि इन्होंने ISIS को भी सपोर्ट किया, और इसी वजह से ISIS काफ़ी ऊपर चल के आया, ऊपर बढ़ का। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं है, वैसे बात करने के लिए है, मतलब नॉर्मल। यूँ कहा जाता है कि जो ISIS को खड़ा करने में टर्की का बहुत बड़ा योगदान है, और ISIS तो सिर्फ एक टूल है, और पीछे जो एम्बिशंस है, जो खलीफेट यानी खलीफा की जो एम्बिशंस है इस्लामिक वर्ल्ड का, वो असली एम्बिशंस हैं टर्की के प्रेसिडेंट की। वो इस पूरे अरब वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहते हैं जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं। तो यह पूरे जैसे कहते हैं, मतलब आंसर लिखने के लिए नहीं है, इस तरह का तो कभी क्वेश्चन भी नहीं आता, नॉलेज के लिए है। तो ये अब 6 साल में पहली बार है जब ये सारे जो हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं सीरिया के पीस लाने के लिए वो मिले हैं, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन काफ़ी सारे इसमें अभी कमियां हैं। देखिए ये बाद में कहते हैं कि किसी भी वार में डिसाइसिव विक्ट्री कब आ सकती है? तब आ सकती है या तो कोई बुरी तरह से हार जाए या फिर पूरा थक जाए, और दोनों ही चीज़ अभी सीरिया में देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन हुआ क्या है, सऊदी अरेबिया, टर्की और US जो कि एक स्टेक होल्डर यानी असद के विरुद्ध जो फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पीछे हट रहे हैं। सऊदी अरेबिया अभी यमन में वार में उलझा हुआ है, और उनको लगता है कि हमारी जिन रिबल्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं वो किसी भी कीमत पर रशिया की एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो कोई फ़ायदा है नहीं पैसा और टाइम वेस्ट करने में। और US को भी ऐसा लगता है कि देखिए जिन लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया था अब उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यानी कहीं ना कहीं ये पीछे हट रहे हैं। तो उसी हिसाब से एक सीज फायर साइन हो चुका, हमने देखा था पहले। लेकिन सीज फायर कैसा हो उसको लेकर भी काफ़ी विवाद रहता है। सीज फायर जैसे सऊदी अरेबिया द्वारा सपोर्टेड फोर्सेस है वो तो ये कहते थे, जिसका नाम भी दिया है इन्होंने, आगे जाके दिया है JKF,
तो नाम नूम इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे ही। ये तो कहते हैं देखिए जो सीज फायर होना चाहिए पूरे नेशनल सीरिया में आना चाहिए, पूरे सीरिया देश के अंदर में, जबकि सीरिया गवर्नमेंट की फोर्सेस ये कहते हैं कि वो सिर्फ एलोपो में रहना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि जो रिबल्स हैं वो अभी काफ़ी कमज़ोर पिच पर हैं, और तब लाया जाए सीज फायर काफ़ी एरिया उनका कैप्चर करने के बाद में। उसके बाद में आता है कि देखिए कि कुछ लोग इसमें से एब्सेंट थे, यानी कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे थे, कुछ वहाँ पे रिबल्स ग्रुप्स या फिर जो लड़ने वाले प्रोक्सी ग्रुप हैं, उन्होंने इस पूरी वार्तालाप में, पूरे नेगोशिएशंस जो हुई उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जिनमें से दो सबसे प्रमुख हैं, एक है आईएस दाइश और दूसरा है जेएफएस। और इन्होंने क्या संज्ञा दी, जो स्टेक होल्डर्स जो रिबल्स ग्रुप्स हैं वो शामिल हुए इस पूरी वार्तालाप में, दाइश और जेएफएस ने उनको एक तरह से गद्दार करार दिया और कहा कि आप पूरे जो रेवोल्यूशन है उसको डाइल्यूट कर रहे हो और जिहाद के खिलाफ आपने काम किया है। तो अब सीरियन गवर्नमेंट और जो टर्की है वो ये कहते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाए, लेकिन आईएस को तो आइसोलेट कर ही नहीं सकते, वो तो पहले से आइसोलेटेड है। और चिंता की बात यह है कि आईएस एक बार काफ़ी हार जाने के बावजूद दोबारा से आप कह सकते हो कि फॉरवर्ड अप्रोच अपनाए हुए हैं और नए रूप में उसने कुछ एरिया पर कैप्चर किया है, जैसे कि पालमिरा और डिर एज जोर, और जिसे इस एरिया में जो डिर एज जोर में है 93,500 जो लोग हैं उनको फूड और मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है। और काफ़ी जो सीरिया की गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी फोर्सेस काफ़ी स्ट्रेच कर ली है, तो एक लेवल के बाद में उनको भी इस सीरियन गवर्नमेंट को भी पूरे देश में सीज फायर की जो बात थी वो इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि अनलिमिटेड टाइम तक वो भी रशिया और ईरान के भरोसे नहीं रह सकते। और दो बड़ी दिक्कतें सीरिया को ये है कि एक तो कुर्द को दबाकर टर्की को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, और कुर्द देखिए टर्की कभी भी नहीं चाहेगा कि कुर्द एक टेबल पर आए उनके साथ में, क्योंकि कुर्द अलग देश की मांग कर रहे हैं टर्की के अंदर में। और दूसरा जो बड़ा इशू है इनके लिए वो है इस्लामिस्ट आर्म्ड ओपोजिशन का। सीरिया एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन वहाँ के जो अब रिबल ग्रुप्स हैं वो कहते हैं चाहे कोई भी एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन सीरिया अब सेकुलर नहीं रहेगा, वो एक इस्लामिक कंट्री बनेगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए पूरी पीस जो है वो एक प्रोसेस है, वो स्टेट नहीं है। इस पूरी चीज़ में, पूरे प्रोसेस में पीस लाने में टाइम लग सकता है। और पायरिक बैटल आपको पता ही है, पिछली बार भी डिस्कस किया था कि एक ऐसी बैटल होती है, ऐसी जीत होती है जिसमें जीत जाने वाले को इतना नुकसान होता है, उतना नुकसान तो हार जाने पर भी नहीं होता। तो अगली मीटिंग अब होएगी जिनेवा के अंदर में, और वहाँ पे भी एक यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस कोशिश करेगा कि एक परमानेंट सोल्यूशन सीरिया के मुद्दे पर लाया जा सके। अब बेसिक इनकम का एक अच्छा आर्टिकल था। बेसिक इनकम का आर्टिकल हमने पहले काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, तो अब देखिए ये पहली बार नहीं है कि ऐसा बेसिक इनकम का कंसेप्ट हुआ। इससे पहले भी थॉमस मोर थे, उन्होंने भी कंसेप्ट दिया। 1988 में रसल ने भी कंसेप्ट दिया। बेसिक इनकम का मतलब ये है कि कोई कमाए या ना कमाए, उनको एक बेसिक मिनिमम इनकम मिलनी चाहिए। कुछ मैटर नहीं करता कि उन्होंने एजुकेशन ली है कि नहीं ली, उनको एक कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए, और जो काम करेगा उसको ज़्यादा उसके अपने हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। बेसिक इनकम अब इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आपको पता होगा किस प्रकार से अब पूरी वर्ल्ड में एक तरह से असमानताएं बढ़ती जा रही हैं। जो तनख्वाह है वो नहीं बढ़ पा रही है, और इसके अलावा जो मशीनी युग है उसके कारण में लोगों की जॉब्स जा रही हैं, और इसके अलावा इमिग्रेंट्स हैं वो भी दूसरे देशों में जाकर काफ़ी फियर क्रिएट करते हैं। तो ये 4-5 रीज़न है बेसिक इनकम का कंसेप्ट आना चाहिए। और फिनलैंड में ये ट्राई कर रहे हैं। फिनलैंड जो एक कंट्री है वहाँ पे ट्राई किया जा रहा है ये कंसेप्ट। हर एक युवा को 560 यूरो दिए जाएंगे, उसके बाद में उनको मॉनिटर किया जाएगा कि किस प्रकार से वो एक्ट करते हैं। और इवन इंडिया के मध्य प्रदेश में भी इसे एक्ट किया गया था, इसे स्टार्ट किया गया था पायलट बेसिस पर। गरीबी रेखा से जीवन यापन के लिए जितनी इनकम की आवश्यकता होती है उसका 1/3 पैसे दिए गए थे और ट्राई किया गया था। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ गई गरीब लोगों को खाने पे, जिन पर ये बेसिक इनकम का कंसेप्ट आजमाया गया था इंडिया के मध्य प्रदेश के अंदर में। तो न्यूट्रिशन बढ़ गया तो उनकी इलनेस भी काफ़ी कम हो गई, यानी बीमारियां कम हो गई। बच्चियों की जो हमारी एनरोलमेंट है वो अटेंडेंस से काफ़ी बढ़ गई। और सेकंड, जो इक्विटेबल डेवलपमेंट की संभावना बढ़ गई। तीसरा, उनको जो पैसा मिला उन्होंने अपने काम धंधे में लगाया और इकोनॉमिक स्पिन ऑफ इफेक्ट्स इसमें आए। चौथा, कर्जा उन्होंने अपना चुका दिया, और एक तरह से आपने देखा होगा कि किसान कर्जे की वजह से जो आत्महत्याएं करते हैं वो नहीं देखने को मिली। 31 तारीख को यानी परसों इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, जिसमें जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं अरविंद सुब्रमण्यम, इन्होंने कहा कि वो अलग से चैप्टर रखेंगे इस पूरी चीज़ के लिए। अब लास्ट में कंक्लूजन निकालती हैं, ये कहती हैं कि जिन्होंने आर्टिकल लिखा था
ये कहती हैं कि देखिए दो स्कीम तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, एक जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है और दूसरा जो है मनरेगा। और अब देखिए तीसरी स्कीम चल जाए तो एक तरह से पूरी जो हमारा सोशल सर्विसेज देती है गरीब लोगों को वो पूरा पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये कहती हैं कि देखिए आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट है। तो एक ये ऑप्शन ये देती हैं कि सरकार जो पहले से स्कीम्स चली आ रही हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या फिर आप मनरेगा मान लीजिए, सरकार को इनके लिए एक सस्टेनेबल सोर्स का प्रावधान रखना चाहिए। नहीं तो दूसरा सोर्स इन्होंने कहा कि जो मिनिमम इनकम का आप प्रावधान कर रहे हो वो सबके लिए ना होकर सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के आधार पर वो कर दीजिए, लेकिन वो भी सस्टेनेबल होना चाहिए। इसके लिए सरकार एक कुछ नया टैक्स लगा सकती है, या फिर सरकार कुछ और ज़्यादा टैक्स ब्रेक्स है उसको रोक के कुछ ऐसा कर सकती है जिससे कम से कम कुछ लोगों को तो बेसिक इनकम मिल जाए, जो गरीब लोग हैं सबको ना मिले। तो ये इनका सजेशन था। आगे गोल्ड डिमोनेटाइजेशन से, गोल्ड मोनेटाइजेशन जो सरकार ने स्कीम चलाई थी उससे रिलेटेड इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल था। ये आर्टिकल तो देखिए कुछ खास नहीं था। इसमें सरकार ने जो स्कीम चलाई थी वो एक तरह से फेल हो गई। क्यों? सरकार ने कहा था कि देखिए 30 ग्राम से ऊपर जो सोना जमा कराएगा उसको हम 1% इंटरेस्ट देंगे। लेकिन अब कौन सोना जमा कराएगा? क्योंकि सरकार कहती है कि जब हम आपको वापस देंगे तो वो सोना नहीं, आपको सोने के बिस्कुट देंगे। तो कोई बंदा आप अपनी ज्वेलरी तो नहीं जमा कराना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि ज्वेलरी जमा कराएंगे बाद में सोने के सिक्के मिलेंगे, तो ज्वेलरी को बनवाने के लिए जो कीमत लगती है वो तो नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए जो ज्वेलर्स होते हैं, सुनार जो होते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम आपकी सहायता दे सकते हैं, सहायता आपकी कर सकते हैं इस मामले में। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा, तो उन्होंने कहा कि देखिए जब वापस, यानी जब कोई बंदा अपनी ज्वेलरी जमा कराएगा आपके पास में, तो वापस आप उसको सोने के सिक्के ना देके हम आपकी सहायता पर देंगे आपको, कि जो ज्वेलरी उन्होंने दी थी या फिर अपनी मनपसंद की ज्वेलरी वो हमसे बनवा सकते हैं बिना किसी पैसे के। तो इनकी जो ज्वेलर्स हैं उनकी स्पॉन्सरशिप हो जाएगी, यानी उनका नाम हो जाएगा और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इस वजह से ये आर्टिकल कहता है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करने की आवश्यकता है, और सरकार को जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है सोने पे उसको भी कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे स्मगलिंग काफ़ी बढ़ जाती है। उसके अलावा एक ये आर्टिकल था, ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। ये आर्टिकल था सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और इंडिया ट्रायंगल पर। देखिए सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हमारे देश की यात्रा पर आए। पाकिस्तान को यह बात अच्छी नहीं लगी। पाकिस्तान हर एक चीज़ को इंडिया से जब हर एक दूसरे देशों के रिलेशंस को इंडिया के साथ जोड़ के देखता है, और हर चीज़ को धर्म आइडियोलॉजी के नाम पे देखता है। तो उसको लगा कि सऊदी अरेबिया जो यूएई जो है वो तो एक मुस्लिम कंट्री है, तो उसके जो है क्राउन प्रिंस कैसे इंडिया की यात्रा पर आ सकते हैं। तो क्योंकि देखिए हिस्टोरिकली जो यूएई की जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ में काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन पाकिस्तान यह गलती करता है क्योंकि जो इंडिया का कद है वो सिर्फ आइडियोलॉजी या धर्म के हिसाब से नहीं है। इंडिया का अभी एक अच्छा खासा इंटरनेशनल कद है, और इवन इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी अच्छे से ग्रो कर रही है। और जो इवन यूएई की और पाकिस्तान की राहें जुदा जुदा हैं किस मुद्दे पर? टेररिज्म के मुद्दे पर। कंधार अफगानिस्तान में एक अटैक हुआ था, आपको पता है, जिसमें यूएई के 5 डिप्लोमेट्स की मौत हो गई थी। तो यूएई को अब यह बात भी ना पसंद नहीं आई, और एक तरह से दोनों के जो इंटरेस्ट है, इवन यूएई की जो जॉइंट स्टेटमेंट देख लीजिए इंडिया और यूएई की, उसमें भी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का नाम है। साफ साफ उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ में था। तो अब क्वेश्चन या सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड यही कहते हैं कि पाकिस्तान को अपने रिश्ते सुधारने चाहिए, और हर चीज़ को, हर जो उनका दोस्त है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो या फिर वेस्टर्न कंट्री हो, उनके साथ में पाकिस्तान को अपने रिलेशंस को इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस तो आने वाले टाइम में और भी इंप्रूव होंगे जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी और ठीक होगी। अगले जो आर्टिकल्स हैं वो 28 जनवरी के, ये तो हमने कल ही डिस्कस किए थे। ये यूएई का एक आर्टिकल था, तो इसे जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा आर्टिकल था, ये सारा रिवाइज हो जाएगा। कंटिजेंट आया इनका, ये हमारे देश के चीफ गेस्ट थे जो यूएई के क्राउन प्रिंस हैं। 50 बिलियन का हमारा ट्रेड है, एनर्जी सप्लाई काफ़ी, ऑयल इनसे हम इंपोर्ट करते हैं। हम 26 लाख भारतीय यहाँ रहते हैं, रिमिटेंस भेजते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी और अच्छी होती है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनके साथ में हमने साइन करी। मिलिट्री एक्सरसाइजेज हम मिल के कर रहे हैं, इवन जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये हमसे इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, स्पेयर पार्ट्स खरीदेंगे, और टेररिज्म से लड़ने में भी हम एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं। जॉइंट स्टेटमेंट में जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का नाम है, और ये तो लाइन हमने डिस्कस कर ली थी। वे फॉरवर्ड में है कि सिर्फ
काम नहीं चलेगा, बातों से ग्राउंड पे कुछ करना भी होगा। दाऊद इब्राहिम की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं यूएई दुबई के अंदर में, उसको सीज करना होगा यूएई को कुछ एक तरह से कॉन्क्रीटनेस दिखाने के लिए। और टेरर फंडिंग होती है ना सिर्फ तालिबान की और दूसरे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की, उसको भी यूएई को रोकना होगा। और जो ये इनके पास में सोवरेन वेल्थ फंड्स है $500 बिलियन की, ये काफ़ी अच्छी है। और इन्होंने यह भी प्रॉमिस किया था कि इंडिया में वो $75 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 10 सालों में, जबकि इस पर उन्होंने अभी तक ढीला ढाला रवैया अपनाया हुआ है। और इंडिया को भी NIFF यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बनाने में पूरा 1 साल लग गया। तो कम से कम इन कामों में अब तेजी लानी होगी। आगे सिविल सर्वेंट्स का एक आर्टिकल था, तो ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल था। इसमें ये कहते हैं कि देखिए सिविल सर्वेंट्स पर काफ़ी प्रेशर रहता है और इनको थोड़ी बहुत डिस्क्रिशन देनी चाहिए। 2 तरह की एरर्स होती हैं, एक बोनाफाइड और मेलाफाइड। जब कोई सिविल सर्वेंट पूरी ऑनेस्टी से काम करता है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को उससे नुकसान हो जाता है, तो इससे सिविल सर्वेंट की गलती उसमें नहीं माननी चाहिए और सिविल सर्वेंट को थोड़ी बहुत डिस्क्रिशन देनी चाहिए। यानी सरकार का एकमात्र जो फॉर्मूला है वो ये होना चाहिए कि जो अच्छा काम करे उसको रिवार्ड किया जाए, और जो घटिया काम करे, यानी अगर अच्छे से काम करे लेकिन वो हो ना पाए, उसका रिजल्ट अच्छा ना आए, तो गवर्नमेंट को उसे नुकसान यानी पनिश ना करके उसको एक तरह से मतलब बिल्कुल जो हार्श पनिशमेंट उनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे एक तरह से पॉलिसी पैरालिसिस का खतरा ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी जो है जो इनकी डिसाइड होनी चाहिए और इनको मौका देना चाहिए कि वो क्रिएटिव सोचें। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही थी कि आपको पास पूरा मौका है, इनोवेशन लाइए, आपको कोई हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए यूपीए की गवर्नमेंट के दौरान में काफ़ी दिक्कत पैदा हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी डर लगता था सिविल सर्वेंट्स को और वो नई पॉलिसी नहीं बनाते थे, क्योंकि उनको लगता था कुछ भी करेंगे तो सीबीआई पीछे लग जाएगी। तो वैसा नहीं होना चाहिए। और एक जो ऑप्शन देते हैं कि सीनियर लेवल पे जो अपॉइंटमेंट्स है काफ़ी फेयर होनी चाहिए। लेटरल एंट्री का ये एग्जांपल देते हैं, लेटरल एंट्री होनी चाहिए। तो ये 4-5 हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में क्या क्या होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट ने अभी किया क्या है। टाइमली इन्वेस्टिगेशन की पॉलिसीज गवर्नमेंट लाई। दूसरा, कंपल्सरी रिटायरमेंट का आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया। लेटरल एंट्री का तीसरा, डेटरेंस एंड मोटिवेशन, यानी जो गलत काम करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो अच्छा काम करे उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। कांस्टेंट नॉलेज टच यानी कांस्टेंट ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए। लास्ट आर्टिकल जो आज डिस्कशन का है वो है चाइना के डेट ट्रैप को लेके। देखिए चाइना के पास में जो पैसा है, या चाइना जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है, चाइना इन सब चीज़ का यूज़ करता है अपने इकोनॉमी फ़ायदे के लिए, अपने जियो पॉलिटिकल या फिर जोग्राफिकल जो इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने के लिए करता है। कुछ एग्जांपल्स भी इस आर्टिकल में दिए गए हैं कैसे। देखिए, 1 रोड 1 बेल्ट, ये चाइना का पूरा जो प्रोग्राम है जिससे चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, श्रीलंका में भी इन्वेस्ट कर रहा है, नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है। नेपाल में आपने देखा होगा वहाँ के एक डैम में अभी चाइना ने 75% जो है वो स्टेक्स ले लिए हैं। इवन श्रीलंका का एक पोर्ट का एग्जाम्पल ये देते हैं, वो पोर्ट का नाम है हम्बनतोटा प्रोजेक्ट में चाइना ने पहले बहुत काम किया। अब जबकि उन्होंने बहुत काम किया लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट ने कमाई नहीं करके दी। अब इतना ज़्यादा कर्जा हो गया था श्रीलंका पर चाइना का कि उस कर्जे के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए भी दोबारा से कर्जा लेना पड़ रहा था चाइना से। तो आखिरकार श्रीलंका को अपने स्टेक्स उस हम्बनतोटा प्रोजेक्ट में बेचने पड़े और वो प्रोजेक्ट फिर भी एक सफल साबित नहीं हुआ। चाइना कई बार क्या पॉलिसी अपनाता है, चाइना लोन माफ़ करने के एवज में यह कहता है कि आप हमें और प्रोजेक्ट्स दे दीजिए, तो दोबारा से वो जो कंट्री होता है दोबारा से चाइना के चंगुल में और ज़्यादा फंस जाता है। कई बार चाइना ऐसा भी कहता है कि आप अपने मार्केट को हमारे लिए खोल दीजिए। तो इससे चाइना अपने सस्ते प्रोजेक्ट्स यानी सस्ते खिलौनों को दूसरे देशों की मार्केट में घेर देता है और दूसरे देशों की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो नुकसान में चली जाती हैं और उनकी ग्रोथ रेट जो है प्रभावित होती है। तो चाइना का जो एकमात्र मकसद है वो है दूसरे देशों के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करना। इसके अलावा चाइना कई बार दूसरे देशों में जब इन्वेस्टमेंट करता है तो भी वो अपने वर्कर्स वहाँ पर लेके जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा हो सके उसको, अपने लोगों को जॉब मिल सके, मुझे अपना फ़ायदा हो सके। चाइना हमेशा इस तरह की पॉलिसी अपनाता है, जबकि इंडिया हमेशा इससे अलग चीज़ें अपनाता है। इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है अफ्रीका में देख लीजिए, इंडिया कहता है कि जो काम करोगे सब कुछ आप करोगे, आपके बंदों को जॉब मिलेगी, हमारा काम है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना है। तो अब काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट्स हैं जैसे कि नाइजीरिया या श्रीलंका,
उन देशों में चाइना के पॉलिसीज़ के प्रति या इन्वेस्टमेंट के तरीके के प्रति एक प्रोटेस्ट देखने को मिला। इवन म्यांमार में भी चाइना एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वहाँ पे उससे हो रहे इन्वायरमेंट को नुकसान को लेकर काफ़ी तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिला चाइना के खिलाफ में। तो इन कंट्रीज़ को पहले तो नहीं समझ में आता कि वो तो शुरू में तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि किस प्रकार से चाइना है वो एक्सप्लॉइटेटिंग फोर्सेस जो है पॉलिसीज अपना रहा है, इससे हमारी जो देश की इकोनॉमी है उसको फ़ायदे के बजाय बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल था, तो ये रिवीजन कर ली। 3-4 आर्टिकल्स जो हैं शायद 24 तारीख के हमारे छूटे हुए हैं, उसकी एज यूजुअल सॉरी मेरे से वो स्लाइड्स जो हैं वो गुम हो गई। तो जब भी टाइम मिलता है या फिर अगले हफ्ते जो भी उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।